नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम अभिक्रिया की कोटि व आणविकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि व आणविकता। इसमें पहले हम ले रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिटेल से। अभिक्रिया के वेग व्यंजक में सांद्रता के पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ इसके अलावा अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो दो परिभाषाएं बताई है। अभिक्रिया के वेग व्यंजक में सांद्रता के पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और सेकंड है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, इसको वेग व्यंजक, वेग नियम, वेग समीकरण कहते हैं। वेग व्यंजक में सांद्रता के पदों के पावर का योग, घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है। इसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये शून्य, ऋणात्मक या पूर्णांक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण किया जाता है। तो एक दो पॉइंट में यहाँ लिख देता हूं, बाकी जब हम कोटि और आणविकता में अंतर पढ़ेंगे तो वहां लिखूंगा। तो यह एक प्रायोगिक राशि है, यानी इसको हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। नॉर्मल एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज करो एक रिएक्शन है, एक सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया क्या है। M1 संख्या में अभिकारक A के अणु प्लस M2 संख्या में अभिकारक B के अणु, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, उत्पाद। तो यदि हम इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखें तो अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा, देखो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की सांद्रता और B की सांद्रता। ये बड़ा ब्रैकेट बता रहा है सांद्रता में परिवर्तन। तो जब हमने बड़े ब्रैकेट में A लिखा है तो A की सांद्रता में परिवर्तन, B को बड़े ब्रैकेट में लिखा है तो B की सांद्रता में परिवर्तन। ऊपर पावर लगाई मैंने जैसे x और y। x और y का मान m1 m2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। अर्थात x व y का मान m1 व m2 के बराबर होना आवश्यक नहीं है। जब हम समानुपाती का मान घटाएंगे तो स्थिरांक आएगा वेग बराबर स्थिरांक आएगा k, A की सांद्रता
की पावर x, b की सांद्रता की पावर 1। यहाँ पर k क्या है? वेग स्थिरांक। अब ये जो पावर है x और y, जब इसको हम जोड़े तो x प्लस y, ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि, जो हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो k है सबको वेग नाम है, यह है वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक की विमाएं, इसकी यूनिट हमने पिछले वीडियो में निकाली है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स और द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब देखो x और y का योग हम करेंगे तो हमें अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगी। तो ये जो मैंने लिखा है वेग बराबर k, a की पावर x, b की पावर y, ये क्या है? वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग समीकरण। तो अभिक्रिया के जो वेग व्यंजक है, इसमें सांद्रता के पदों के घातांक, ये जो पावर है x और y, इसी का योग क्या है? कोटि। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। तो वेग व्यंजक में जो सांद्रता के पद है, इनके घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया। देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल है, प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन। यदि हम प्लेटिनम या गोल्ड की सतह पर अमोनिया का अपघटन करें तो यहाँ पर 2 मोल अमोनिया हमें देगी, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का जो वेग है वो हो जाएगा k सांद्रता NH3, यही है अभिकारक, इसकी घात क्या हो जाएगी? शून्य। यानी अभिक्रिया का वेग अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जैसे अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, तो इसका जब तापीय अपघटन होगा तो एक तो ये देगा नाइट्रोजन और 2 मोल देगा जल। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता पर निर्भर करता है डायरेक्टली। यानी अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता को डबल करेंगे वेग डबल, ट्रिपल करेंगे वेग ट्रिपल, आधा करेंगे तो वेग भी आधा। तो इसका वेग व्यंजक हो जाएगा वेग बराबर के अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता। अब यहाँ पावर हम कुछ नहीं लगा रहे तो पावर कितनी है? 1, तो कोटि 1 हो गई। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल तापीय अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और आयोडीन गैस देते हैं। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यानी अगर हम HI की सांद्रता को डबल करेंगे तो वेग 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो वेग 9 गुना हो जाएगा। तो इसका जो वेग व्यंजक है वो हो जाएगा वेग बराबर के सांद्रता किसकी? HI की, यहाँ पावर आ जाएगी 2। फिर तृतीय कोटि अभिक्रिया, फॉर एग्जाम्पल FeCl3 की रिएक्शन टिन क्लोराइड के साथ, यहाँ पर इसके 2 अणु भाग लेते हैं। ये रिएक्शन करके देंगे 2 अणु FeCl उनके और एक दे देंगे SnCl4। आयरन 2 क्लोरीन, 2 का डबल 4 और 4 8, 2 का डबल 3 का डबल 6 और 5।
इस अभिक्रिया का यदि हम वेग व्यंजक लिखते हैं, इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक हो जाएगा वेग बराबर के सांद्रता किसकी FeCl3 की इसकी पावर 2 और सांद्रता किसकी SnCl2 की पावर 1। तो कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, 2 + 1 3। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल आते हैं। हमें एक वेग व्यंजक दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। उस कंडीशन में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सांद्रता के पद हैं वो चाहे प्लस में चाहे माइनस में उनको जोड़ना है। प्लस में तो सीधे जुड़ जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएंगे। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी मैं बुक से एक दो प्रश्न यहाँ पर पुटअप करके लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये तो हमने बात की अभिक्रिया की कोटि की। अभिक्रिया के वेग व्यंजक में सांद्रता के पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब इसी का दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, अभिक्रिया की आणविकता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह एक सैद्धांतिक राशि है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा हम अभिक्रिया की आणविकता को ज्ञात कर सकते हैं। जितने भी कुल अभिकारक के अणु एक रिएक्शन में भाग लेते हैं उसी को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन लिख देता हूं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या रिएक्शन की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये आणविकता जो है यह है एक सैद्धांतिक राशि है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा हम आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है सैद्धांतिक राशि। एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले एक अणु अभिक्रिया, फिर ले लेंगे द्वि अणु अभिक्रिया, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, फिर ले लेंगे त्रि अणु अभिक्रिया। एक अणु अभिक्रिया में अणुओं की संख्या एक होगी। तो जैसे यहां पर अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, इसका अपघटन होगा तो नाइट्रोजन, साथ में हमें मिलेगा जल। यहां पर अभिकारक अणु की संख्या एक है तो आणविकता एक होगी। द्विअणु में जैसे 2HI का अपघटन, एक H2 दे रहा है एक I2 दे रहा है, तो यहाँ पे आणविकता कितनी है, 2 है। त्रिअणु अभिक्रिया में जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया FeCl3 के 2 अणु SnCl2 के एक अणु के साथ रिएक्शन करके 2 अणु दे रहा है FeCl2 और एक अणु दे रहा है SnCl4। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 और 1 3। तो आणविकता कितनी होगी, 3। लेकिन हमेशा ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे यदि हम बात करें 2 मोल अमोनिया
प्लेटिनम की सतह पर जब अपवर्तित होती है तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन देती है। लग ऐसे रहा है जैसे इस अभिक्रिया की कोटि भी समान है और आणविकता भी समान है, लेकिन इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, जबकि कोटि कितनी है? 0। तो आप ये नहीं देखेंगे कि सर एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें कोटि और आणविकता समान है, ये हमेशा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि आणविकता सैद्धांतिक राशि है जबकि कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा किया जाता है। प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तभी पता चलेगा कि अभिक्रिया का वेग किस अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर त्रिअणु तक अभिक्रियाएं होती है, लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसकी स्टोइकियोमेट्री में 3 से अधिक अणु या आयन हो, उन अभिक्रियाओं को हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। यह अभिक्रियाएं 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया का सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है, जिससे अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, जटिल अभिक्रिया। इसको ध्यान में सुनेंगे। देखो 3 तक यदि किसी अभिक्रिया में अणु है तो 3 अणुओं के मध्य टक्कर होकर उत्पाद बनना आसान है, लेकिन यदि स्टोइकियोमेट्री में 3 से अधिक अणु हैं तो 3 से अधिक अणुओं का एक ही पद में टक्कर करके उत्पाद देना संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न नहीं होती, 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है, और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रियाएं। तो वह अभिक्रियाएं जिनकी स्टोइकियोमेट्री में तीन से अधिक अणु या आयन हो, उनको क्या कहेंगे? जटिल अभिक्रियाएं कहलाती। ये अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है और अभिक्रिया का या अभिक्रिया के सबसे धीमे पद द्वारा वेग निर्धारण किया जाता है। और जो सबसे धीमा पद है जिसके द्वारा हम वेग निर्धारण करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इसे गति निर्धारक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, गति निर्धारक पद कहते हैं। और किस प्रकार जटिल अभिक्रियाएं एक से अधिक स्टेप में होती हैं, किस प्रकार हम सबसे धीमे पद द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेंगे, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। बोर्ड पर रेज कर लेते हैं। हम ले रहे थे अभिक्रिया की आणविकता, और इसमें हम जटिल अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे। तो मैं सब हेडिंग लगा देता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। बोर्ड इरेज करते ही मान ला क्या हो गया। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को दिक्कत होती है जो वीडियो को स्किप कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं देते। उनको यूं लगता है कि अचानक क्या जादू हो गया, पहले बोर्ड भरा हुआ था और आणविकता उधर लिखी हुई यहाँ कैसे आ गई। तो जादू नहीं है, हमने बोर्ड को इरेज किया। तो जटिल अभिक्रिया में पहला मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ
हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन आयोडाइड की उपस्थिति में। यहां बनता है H2O और साथ में बनता है O। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। ये जो है इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये ऐसी अभिक्रिया है जो जटिल अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो देखो ऐसे भी कह सकते हैं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, या जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, बात एक ही है। तो पहला जो स्टेप है इसमें जो परऑक्साइड है H2O2 ये आयोडाइड से रिएक्शन करेगा और एक बनाएगा H2O, बचा हुआ ऑक्सीजन और I- मिलकर बनाएंगे IO-। दूसरे स्टेप में H2O2 का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, IO- इससे रिएक्शन करेगा, ये मिलकर क्या देंगे, देखो ये मिलकर दे देंगे H2O। एक तो H2 हो गया और एक हमें क्या मिल जाएगा I- और साथ में क्या मिलेगा और बैलेंस है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एक टी 2 एक टी एक आई एक। ये जो है धीमा पद है और ये 5 स्टेप। तो ये गति निर्धारक पद हो गया धीमा पद, तो इसको मैं लिख देता हूं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RD। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण अभिक्रिया मिल जाएगी। देखो IO- से कट जाएगा, I- से कट जाएगा, H2O2 2 H2O2 हो जाएगी परऑक्साइड, ये मिलकर दे रहे हैं 1 2 2 जल के अणु और एक क्या दे रहा है ऑक्सीजन। तो ये एक जटिल अभिक्रिया है जो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब गति निर्धारक पद से हम अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिख सकते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है ये बराबर हो जाएगा K, इसमें एक तो सांद्रता किसकी है H2O2 की, एक सांद्रता किसकी है I-, दोनों की घात 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 2। कैसे रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, HBr की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये मिलकर बनाएगा H2O + Br। बैलेंस करने के लिए इसको 4 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन 2 × 2 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ब्रोमीन 2 × 2 4 4 और ये 4 हो गई। ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में HBr से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन, जुड़ जाएगा तो HOOBr, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए। फिर दूसरे स्टेप में ये जो HOOBr है ये फिर रिएक्शन करेगा HBr से, तो HBr इससे आगे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा HOBr, कितने अणु। फिर ये जो HOBr है ये किससे रिएक्शन करेगा HBr से, और ये रिएक्शन करके बनाएगा H2O + Br। ये 3 स्टेप हो गए। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए देखो हाइड्रोजन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन सिंगल Br 1 और 1 2। तो पहले HBr ऑक्सीजन से रिएक्शन करके HOOBr बनाना है, फिर HBr से रिएक्शन करके 2 HOBr बनाना है, ये HBr से रिएक्शन करके जल और Br2 दे रहा है। ये जो सेकंड स्टेप है ये धीमा पद है, यानी RDP है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बाकी ये दोनों जो पद हैं ये तीव्र पद हैं, लिख सकते हैं इसको फास्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर 2 HOBr है, यहाँ HOBr है, इसको 2 करने के लिए इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो एक बार जो कटने वाले को काट लेते हैं, फिर बाकी जो रिएक्शन को लिखूंगा क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो 2 HOBr को 2 से गुणा किया 2 HOBr, फिर देखो HOOBr ये कट गया। अब रिएक्शन क्या बचे, देखो एक HBr यहाँ, एक HBr यहाँ, ये HBr है इसको 2 से गुणा किया है तो 1 और 1 2 और 2 ये 4 हो गए अपने HBr।
4HBr प्लस ऑक्सीजन एक यहां पर है, कहीं ना कहीं हमने देखो ऑक्सीजन एक यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं। अच्छा ठीक है, एक ऑक्सीजन, फिर देखो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, H2Br2 को 2 से गुणा कर रखा है, तो 2H2O प्लस 2Br रिएक्शन यही है, ये हमें मिल गया। तो ये रिएक्शन 3 पद में संपन्न हो रही है, और जो रिएक्शन 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। यदि इस अभिक्रिया का हम वेग व्यंजक लिखना चाहें तो इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक हो जाएगा वेग बराबर के। अब देखो डायरेक्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो क्या है, पंचम है, 5 आणविकता इसकी, जबकि आणविकता इससे पता चलेगी आणविकता कितनी है, 1 और 1 2, आणविकता 2 है, ना कि पंचम। अब अगर वेग निर्धारक पद से अभिक्रिया का वेग निर्धारित करना चाहें तो वेग बराबर हो जाएगा के, और ये धीमा पद है HOBr और HBr के साथ दोनों की पावर एक एक है, नहीं लगे हैं, जिससे इसकी कोटि क्या है, सेकंड कोटि, तो ये सेकंड कोटि होती है। तो ये हमने बात की कि किस प्रकार जटिल अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं और किस प्रकार हम सबसे धीमे पद द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर सकते हैं। अब हम दोनों की तुलना करते हैं, तुलना किसकी, कोटि की और आणविकता। सवाल भी आया हुआ है इन दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहला सवाल कि जो अभिक्रिया की कोटि है ये प्रायोगिक राशि है, ये हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं, तो प्रायोगिक राशि। जबकि आणविकता सैद्धांतिक राशि है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा हम आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, तो ये सैद्धांतिक राशि। नंबर 2, कोटि शून्य हो सकती है, हमने देखा ये भिन्नात्मक भी हो सकती है और पूर्णांक हो सकती है, तो ये शून्य भिन्नात्मक या पूर्णांक हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है, चाहे शून्य हो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे पूर्णांक हो। ये आणविकता अगर शून्य हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, रिएक्शन होगी नहीं, तो ये हमेशा, ये सदैव पूर्णांक होती है। हमने अभी देखा कि हम अभिक्रिया की कोटि द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर सकते हैं, तो कोटि द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता, लेकिन आणविक द्वारा ये संभव नहीं, इसके द्वारा वेग निर्धारण नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है कोटि, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को डिटेल से पढ़ा, और किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कहीं भी डाउट है तो आप मनन करें, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा वहीं से वीडियो को पुनः देखें। इसके अलावा नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीर पर मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।